तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, स्वामी पेरियार जी, सम्राट अशोक, बाबा भीमराव अंबेडकर, ललई यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, शरद यादव जी एवं अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष संजोग लाल जी, इस सभा का संचालन कर रहे राजकिशोर सिंह जी, इस सभा का सम्मानित अध्यक्ष एवं उद्घाटनकर्ता और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी, इस सभा में शिरकत कर रहे भारत सरकार का पूर्व मंत्री श्री डॉक्टर कांति सिंह जी, बिहार सरकार का मंत्री अनीता चौधरी जी, माननीय विधायक दिनारा मेरे बड़े भाई विजय मंडल जी, विधान पार्षद सदस्य अशोक पांडे जी, सासाराम विधायक भाई राजेश गुप्ता जी, गिरजा चौधरी जी, श्री रामचंद्र ठाकुर जी जो वर्तमान में पार्टी का जिला अध्यक्ष हैं, राजीव रंजन जी प्रधान महासचिव, शिवंत कुशवाहा जी युवा जिला अध्यक्ष राजद, अश्वनी जी जो युवा राजद जिला प्रधान महासचिव हैं, हरे राम सिंह जी, उज्जवल यादव जी, श्री कमख्या नारायण सिंह जी, श्रीकांत मिश्रा जी, डॉक्टर लाल बाबू सिंह, डॉक्टर शैलेश सागर जी, जयनाथ वर्मा जी, बेसलाल यादव जी, सुनील शर्मा जी, श्रीमती शांति देवी जी, श्रीमती कलावती देवी जी, श्रीमती सीमा यादव जी जो महिला सेल का जिला अध्यक्ष हैं, श्री रंगलाल डोम जी, श्रीमती रीता देवी जी, धनजी यादव जी, ओम प्रकाश जी, अरविंद सिंह जी, भोला यादव जी, श्री मोहन सिंह जी, धर्मदेव सिंह जी, गया सिंह जी, राजा राम सिंह जी, मोहम्मद जहीर जी, बलिराम सिंह जी, श्री कृष्णा कुशवाहा जी, डॉक्टर बीपी सिंह जी, अमरनाथ जी, सत्येंद्र कुशवाहा जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, अमरेंद्र कुशवाहा जी, राम प्रवेश कुशवाहा जी, संतोष यादव जी, सत्यजीत यादव जी एवं सम्मानित मंच और इस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जगदेव, जय ललई यादव, जय राष्ट्रीय जनता। मैं जो अभी देश का वर्तमान परिस्थिति है, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने सारा बात रख दिया, मैं केवल ये बात रखना चाहता हूं कि आज जितने भी हमारे महापुरुष हैं जिनका तस्वीर यहाँ लगा हुआ है, जिनकी भारत को जीने लायक बनाने में अहम भूमिका है, जिन्होंने भारत में इतिहास रचने का काम किया और एक समता मूलक भारत का सोच रखते हुए लड़ाई लड़ने का काम किया, आज जो देश का परिस्थिति है वो आज अगर होते तो क्या करते।
ये अहम सवाल है। क्योंकि आज जो देश का परिस्थिति है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिसके खिलाफ हमारे पुरखे ने लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई को बर्बाद करते हुए देश को 2500 वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं। वहां ले जाना चाहते हैं जहां हमारे बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। जिस लड़ाई को हमारे पूर्वजों ने लड़कर बाबा भीमराव अंबेडकर तो संविधान के माध्यम से हमें समानता का अधिकार संविधान में मिला, उस संविधान को ये मिटाना चाहते हैं और पुनः मनुस्मृति लाना चाहते हैं। स्मृति लाने के लिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा है, हिंदुत्व कार्ड खेला है। और एक बाबा घूम घूम कर पूरा देश में कह रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि मनुवाद स्थापित करना है। मनुवाद स्थापित करना है और उस मनुवाद में इन्हें पूर्वज हैं, इस पूर्वजों का कहीं स्थान नहीं है। तो क्या हम हिंदू राष्ट्र बनने देंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति को लागू करना। मनुस्मृति और संविधान दो धारा है। संविधान को मानने वाले लोग जो हैं वो मनुस्मृति का हमेशा विरोध किए और हमारे संविधान लिखने वाले ने भी, बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। और ये लोग जैसे ही सत्ता में आया, दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान को जलाने का काम किया। कभी हमारे लोग जो हैं नहीं समझ पाए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि आपके पास दो विचारधारा है। ये पूर्व से ही देश में दो विचारधारा चलते आया है, एक मानववाद, एक मनुवाद। मानववादी विचारधारा कहता है जो कुछ भी हम कहते हैं उसको मानने से पहले आप अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन मनुवादी विचारधारा कहता है जानने का जरूरत नहीं है, मैं जो बोलता हूं चुपचाप उसको मान लीजिए। और हम पूरी तरह मनुवाद के तरफ बढ़ चुके हैं, यानी मनुवादियों का हम मानसिक गुलाम हो चुके हैं। इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। अगर हम मनुवादियों का गुलाम नहीं होते तो नरेंद्र मोदी 14 में सत्ता में नहीं आते। जब उनको सत्ता में आना था तो उन्होंने क्या कहा? मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। और भारतवर्ष के पूरे ओबीसी ने मान लिया कि अब इससे बढ़िया ओबीसी प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलेगा। लेकिन जानने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में ओबीसी है या फेक ओबीसी है। चिंतन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री ओबीसी होते तो जब 90 में मंडल आयोग लागू हुआ था, उस मंडल आयोग का विरोध करने वाला कौन था? उस मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर कौन चला था? और जो कमंडल चला था उसका संयोजक कौन था? उस कमंडल का संयोजक अडवाणी जी के रथ पर नरेंद्र मोदी थे, जो ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया था। अगर ओबीसी होता तो ओबीसी का आरक्षण का विरोध करता? तो हम सोचते नहीं हैं। जो कहा हमने मान लिया। उन्होंने कहा
कि मैं 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। हमने मान लिया। उन्होंने कहा कि मैं 35 वर्ष भीख मांगकर गुजारा किया। हम लोगों ने मान लिया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि 1949 में नरेंद्र मोदी जी का जन्म होता है, 11 साल में घर छोड़ देते हैं, 1960 हुआ, और 35 वर्ष भीख मांगा तो कितना हुआ? 95 हुआ, और 90 में कमंडल का संयोजक थे। और उन्होंने कहा कि मैंने ट्रेन में चाय बेचा। अब आप ही लोग बताइए उसने चाय कब बेचा? जब 11 साल की उम्र में घर छोड़ा, 35 वर्ष भीख मांगा, उसने चाय कब बेचा? अगर वो चाय बेचता तो हमारे जितने भाई जो हैं, जो प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर जो चाय बेचते हैं, उस प्लेटफार्म को ही बेच देता, उस ट्रेन को ही बेच देता। एक कभी नहीं करता, क्योंकि उससे उसका भावना जुड़ा हुआ रहता। तो वो एक मनुवादी है। एक उदाहरण और मैं देता हूं। जब कोरोना आया तो देश के लोगों को उसने परीक्षा लिया कि अभी कितने देश में जो है मनुवाद का गुलाम है। कहा कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, और देश के लोगों ने साबित कर दिया कि मैं मनुवाद के साथ हूं। हमें सोचने समझने का क्षमता कहां है? मैं कहता हूं कि तलवार है, आप लोग मानते हैं इसको? क्यों नहीं मानते हैं? इसको देख रहे हैं, ये कागज है। मैं कहता हूं कि तलवार है, ये कागज है। लेकिन आपके घर में बैठकर एक मनुवादी कहता है, बेटा थोड़ा सा गोबर लेकर आओ, और आप ही से कहता है कि मान लो कि गोबर नहीं गणेश है। वो क्यों मान लेते हैं आप? वो क्यों मान लेते हैं? वो नहीं दिखता है। मनुवादियों ने हमारे लोगों के दिमाग में गोबर भर दिया है, और जब तक हमारे लोगों के दिमाग से गोबर नहीं निकलेगा, तब तक आप नरेंद्र मोदी को परास्त नहीं कर सकते। इसको परास्त करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा राव फुले के दिए हुए उपदेश के रास्ते पर चलना पड़ेगा। ज्योतिबा राव, दो रास्ता है, एक विद्यालय का रास्ता है जो शिक्षा और विकास के तरफ जाता है, और दूसरा मंदिर का रास्ता है जो गुलामी की तरफ जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि मंदिर मत जाइए, आस्था है, मंदिर जाइए, लेकिन चढ़ावा मत चढ़ाइए, क्योंकि वो जो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, आपके बच्चे के शिक्षा का पैसा है। आपका चढ़ावा से वो अपने बच्चे को विदेश भेजता है पढ़ने के लिए, और आपके बच्चों को कहता है कि हाथ में बजरंग दल का झंडा उठाओ। वो कारण क्या है कि हमारे बच्चे अशिक्षित हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। और आज देश में बैठे हुए जो लोग हैं, वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। हमें क्या संदेश दे रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भाई, कौन सा हिंदू राष्ट्र? ये तो बताओ। उस हिंदू राष्ट्र में ओबीसी और SC/ST का जगह कहां है? उस हिंदू राष्ट्र में मतलब कहां हम हैं? जिस हिंदू राष्ट्र में, जिस राम राज्य में शंभू को मारा गया, एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वो राष्ट्र फिर दोबारा लाना चाहते हो तुम? वही राष्ट्र लाना चाहते हैं। उस समय का बैठा, उस समय का द्रोणाचार्य जो है, एकलव्य का केवल अंगूठा काटा था, लेकिन आज जो केंद्र में बैठा हुआ द्रोणाचार्य है,
बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में पूरा हाथ काट चुका है। काटना नहीं है, पूरा हाथ काट चुका है। नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 जो लाया है, उसमें 45,000 डिग्री कॉलेज जो देश में है उसको क्लोज एंड मर्ज कर करके उसका 15,000 पर लाने का प्लान है। और नई शिक्षा नीति में आपका उच्च शिक्षा इतना महंगा कर दिया है कि क्या आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने ऐसा ही भारत का सपना देखा था? बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और सपना देखा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान होना चाहिए। लेकिन देश को ये लोग उस जगह ले जाना चाह रहे हैं जो बड़े बड़े अडानी और अंबानी के सारे विद्यालय बंद कर करके अडानी और अंबानी का बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुलेगा और उस यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। अभी महाराष्ट्र में चल रहा है, जितना सरकारी विद्यालय है उसको प्राइवेट लोगों के हाथों में मतलब कि देने का। अगर सारा सरकारी विद्यालय प्राइवेट हो जाएगा तो क्या आपके बच्चे पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? फिर ये लोग वही लाना चाहते हैं कि महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और जो महिला विधेयक जो आरक्षण ये लोग लाया है, ये है क्या? अगर देना ही है तो तत्काल लागू कर देना। ये लोग पूरी तरह संविधान को समाप्त कर चुका है। अगर 24 में दोबारा आ गया तो कुछ नहीं करना है। नए संसद भवन में राजतंत्र का सिंबल लगा दिया है, सम्राट अशोक के चक्र को छोटा कर दिया है। और सम्राट अशोक के लोग कर क्या रहे हैं? सम्राट अशोक के लोग आज नहीं अगर संभलेंगे तो कब संभलेंगे? जब पूरे इतिहास को मिटा देगा तब संभलेंगे। और आज हमारे ही बहुजन समाज के लोग जो है, जगदेव बाबू का जो लड़ाई है, उस लड़ाई का परिभाषा ही लोग चेंज कर दे रहे हैं। जगदेव बाबू ने क्या कहा था? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज जिन लोगों के लिए काशीराम जी ने एक किताब लिख दिया, चमचा युग, कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोगों का सौदा कर रहे हैं। और जिन लोगों को जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है, वो ताह जीवन दलाली करने का काम करते हैं। वैसे ही बहुजन समाज के लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो वहां बैठकर अपने जाति का, अपने समाज के लोगों का सौदा कर रहे हैं और कह रहे हैं जगदेव बाबू का सपना तो पूरा हो गया। जगदेव बाबू जो चाहते थे वो तो हो गया। प्रधानमंत्री हमारा है, राष्ट्रपति हमारा है, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री हमारा है। क्या जगदेव बाबू मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सपना देखे थे क्या? जगदेव बाबू ने समता मूलक राष्ट्र का सपना देखा था, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था। अगर जगदेव बाबू वो सपना देखे होते कि मुख्यमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री बनना है, तो जगदेव बाबू का हत्या नहीं होता। जगदेव बाबू को भी उस समय का वर्तमान जो सरकार था केंद्र में बैठा हुआ, उनको बुला कर कहा था, ये सब क्या कर रहे हो जगदेव? जाओ बिहार संभालो। जब तक बिहार में हमारा सरकार रहेगा मुख्यमंत्री तुम रहोगे। उन्होंने चुना क्या मुख्यमंत्री पद? उन्होंने कहा कि जो हम भारत का सपना देखे हैं वो तब तक संभव नहीं है जब तक तुम इस गद्दी पर रहोगे। जब तक हम तुमको उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। चूंकि
धन धरती और राजपाट में जो 90% का मेरा हिस्सेदारी चाहिए, तुम 10% वालों को 90% पर कब्जा है। और वो तब संभव होगा जब बहुजन समाज के लोग, जब मिशन के लोग उस गद्दी पर बैठेगा। और हुआ 90 में जब बीपी सिंह जी ने जब गद्दी पर बैठा तो आपको मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ। और 2 सिफारिश लागू हुआ तो क्या हुआ, 10% वालों ने जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे वो सरकार ही गिरा दी। लेकिन जब 10% आरक्षण उन लोगों को मिला तो केंद्र में सत्ता में बैठे बहुजन समाज के लोग 131 सांसद तो SC ST के हैं, वहां विरोध करना तो दूर, सारे लोगों ने समर्थन करने का काम किया लोगों ने। उसका नतीजा क्या हो रहा है, आज जो भी आपको आरक्षण के तहत वैकेंसी निकल रहा है, आपके बच्चों का ओबीसी का कट ऑफ मार्क अगर 70 है तो 10% वालों का कट ऑफ मार्क 55 है। आपके लोगों को एक भी नौकरी नहीं मिल रहा है, ये है। और कहते हैं कि प्रधानमंत्री ओबीसी है। वो अगर ओबीसी प्रधानमंत्री होता तो ऐसा होता क्या? नई शिक्षा नीति के तहत ही लेटरल एंट्री लाया है। लेटरल एंट्री के तहत लगभग 340 उसने संयुक्त सचिव बनाने का काम किया है। उस संयुक्त सचिव में एक भी ओबीसी SC ST के लोग नहीं हैं। जो संयुक्त सचिव देश के सचिवालय में बैठ करके पूरे देश पर राज करने का काम करेंगे, सत्ता चलाने का काम करेंगे। वहां क्या आपके लोगों का क्या एक भी काम होगा क्या? और जो महिला को जो आरक्षण मिला है, कुछ महिला भरण में है, चाहे ऊंची जाति का हो या मध्यम वर्गीय हो या दलित हो, पिछड़ा हो, सभी महिलाएं भरम में हैं कि हमें आरक्षण 35% तो मिल गया, 33%। लेकिन कैसे? अरे जब 24 के बाद चुनाव ही नहीं होगा तो आरक्षण कहां से मिलेगा आपको? और जब 24 में ही आपको आरक्षण नहीं मिलेगा तो उस राजतंत्र का विरोध करने के लिए हमारा महिला का उसमें कोई प्रतिनिधि ही नहीं होगा, तो विरोध कौन करेगा? और आज ये लोग देश को दूसरे तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये लोग पूरी तैयारी में है हिंदू मुसलमान का। ओबीसी SC ST के लोग समझ जाइए, जो भी हैं ओबीसी SC ST के कैटेगरी में आते हैं, इन्हें पूरे ओबीसी SC ST के लोगों को मतलब छलने का काम किया है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो कहता है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, क्या जब मंडल आयोग के तहत हमें आरक्षण मिला था तो उस आरक्षण का विरोध करने वाला कोई मुसलमान था क्या? कोई मुसलमान था? जी जब बिहार का मुख्यमंत्री बने थे, जब अति पिछड़ा को आरक्षण दिए तो उनको गाली देने वाला कोई मुसलमान था क्या? सावित्री बाई पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कोई मुसलमान था क्या? अगर फातिमा शेख नहीं होती तो सावित्री बाई फूले का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर फातिमा शेख नहीं होती तो सावित्री बाई फूले का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या बाबा भीमराव अंबेडकर का हत्या करने का साजिश किसी ने मुसलमान किया था क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किसने किया? बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किसने किया? वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने। तो मुसलमान तो हमारा हमेशा ही कैसी रहा है और हमेशा हमारे अधिकार के पक्ष में खड़ा रहा है। राजकिशोर जी का संदेश आ गया, बहुत समय हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को आखिरी संदेश, अगर 24 में ये लोग मनुवादी लोग दोबारा सत्ता में आ गए तो हमारे बच्चे का भविष्य खतरे में है। ये लोग क्या बोलता है
हिंदुत्व खतरे में है। ना हिंदुत्व खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इतना ही कहकर मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, संविधान को बचाने के लिए, अपने आरक्षण को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस केंद्र में बैठे मनुवादी सरकार को मिटाना है। और एक बात, तो जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो हत्या लोग किया, उनका हत्या करने वाला कोई मुसलमान था क्या? उस समय का हत्या कर करके इन लोगों ने उग्रवादी घोषित कर दिया था। उनका फाइल में उग्रवादी लिख दिया था, उग्रवादी है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का। जब वो सत्ता में आए तो फाइल मंगा करके उग्रवाद से उनको शहीद का दर्जा दिए। उसके लिए पूरे भारतवर्ष का मौज वंश को शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। अगर आज लालू प्रसाद जी को जेल में डाला जा रहा है तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का ही बदला लिया जा रहा है। अगर लालू प्रसाद यादव जी भी चाहते तो समझौता कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने समझौता नहीं किया, उसी प्रकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी समझौता नहीं किया और न करेंगे। वो शेर है देश का। अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में डर है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से डर, और किसी से उसको डर नहीं है। एक ही शेर होता है जंगल में, और वो भारतवर्ष का शेर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बचाने का हम लोगों का भी दायित्व है। जो उनको प्रताड़ित कर रहा है उसका जवाब हम सभी बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर 24 के चुनाव में देने का काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बहुजन समाज के लोग, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अरे कहां से बनोगे भाई? जब 24 के बाद चुनाव नहीं होगा तो क्या पुष्यमित्र शुंग तुम्हारे लिए कोई अलग से कानून बना के लाएगा? क्या कोई अलग से लाएगा? राजतंत्र आ जाएगा और पुष्यमित्र बैठेगा, और पुष्यमित्र शुंग बैठेगा उस गद्दी पर जो मौर्य वंश का लाल शासक राजा त्रिजट का हत्यारा था। वैसे लोग बैठेंगे वहां और अपना पूरा इतिहास मिटाने का काम करेंगे। इसलिए अपने इतिहास को बचाइए। जितने हमारे पूर्वज यहाँ हैं, उन लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनके कुर्बानी का सच्चा श्रद्धांजलि होगा 24 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना और एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री बनाना। यही बोलकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।